जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसका नाम है राष्ट्रपति का अध्यादेश, और ये राज्यपाल का भी अध्यादेश होता है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना नॉलेज वाला टॉपिक है कि जो मेरा मानना है, मेरा अपना खुद का एक परसेप्शन है कि एक आम नागरिक होता है देश का। जैसे हमें गीता होती है, हमारी जो भगवत पुराण होते हैं, अपने रामायण होती है, महाभारत होती है, जैसे कि एक हिंदू को और जो कहते हैं कि और भी जैसे धार्मिक लोग होते हैं कि जिनको अपने ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसे ही हम जितने भी भारतवासी हैं, जो भी हम इंडियंस हैं, तो हमको अपने संविधान का, अपने कानून के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए और मैंने इस टॉपिक को आपसे डिस्कस करना सही समझा। को मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि मैं कोई ना कोई आपके साथ नॉलेज वाला टॉपिक, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपको कानून का ज्ञान हो। तो देरी ना करते हुए अब डिस्कस करते हैं आपसे अध्यादेश। जो अध्यादेश होता है, इसको इंग्लिश में हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो अध्यादेश क्या होता है? वैसे अध्यादेश होता है कि इमरजेंसी में या ज़रूरत पड़ने पर कोई आदेश जारी करना, तो उसी को हम अध्यादेश कहते हैं। जो ये अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे देश में पहले तो था नहीं ये अध्यादेश। तो ये अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड से लिया गया है। ये जो हमारा देश जब गुलाम था तो अंग्रेज़ी शासन होता था, अब उनको राज करना होता था। फिर कुछ कानून थे और कुछ हमारे पुराने राजा महाराजाओं के कानून चलते आ रहे थे। तो उन चीज़ों को जो ख़त्म करना था, तो उन्होंने अध्यादेश को जारी करा। तो सबसे पहले जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर थी, वो गवर्नर के पास थी। सन 1935 में, मीन्स 42 और 43 एक अनुच्छेद होता, आर्टिकल जिसे बोलते हैं। उसके कुछ समय बाद, जब 1950 के बाद, जब हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी के बाद, तो उसके बाद ये पावर हमारे राष्ट्रपति को दे दी गई। तो जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश में होता क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अध्यादेश होता क्या है, क्या ज़रूरत होती है, कब जारी किया जाता है, कब ख़त्म हो जाता है अध्यादेश। तो जो अध्यादेश होता है, इसको जारी करने की जो पावर होती है, एक राष्ट्रपति को होती है, अगर देश की अगर हम बात करें, क्योंकि वो पहला नागरिक होता है। ये ध्यान रखिएगा। आप लोग भी इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, और आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का जो पहला नागरिक कौन होता है? पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो जब राष्ट्रपति क्या होता है, आप देखा होगा संसद के अंदर हमारे 2 सदन होते हैं। तो जो 2 सदन होते हैं हमारे, एक होता है आपका शीतकालिक और एक होता है हमारा ग्रीष्म, यानी 6-6 महीने का डिवाइड होता है। तो वो जो सत्र बुलाए जाते हैं, तो सत्र बुलाने का मकसद होता है कि देश के हित में नए नए कानून बनाना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपको ज़रा, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी, कि कानून बनाने की जो पावर है वो संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, जितने भी सांसद होते हैं, तो इनको एक पावर मिली होती है, अनुच्छेद 368, यानी कि आर्टिकल 368। ये एक ऐसी पावर है कि किसी भी कानून के अंदर वो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, किसी कानून के अंदर वो ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लास्ट टाइम आपसे एक वीडियो शेयर किया था, और हर बार मैं एक वीडियो में एक टॉपिक शेयर करता हूँ आपसे, तो जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, मतलब ग्रहण का सिद्धांत। मतलब ऐसे कानून जो आज़ादी से पहले के हों और वर्तमान, मतलब जो आज के कानूनों को कोलैप कर रहे हो, मीन्स इंटरचेंज कर रहे हो, उनको हर्डल पैदा कर रहे हो, तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रेज आउट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ
माफ़ी चाहूँगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को अपनाया जाता है, मतलब उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो अब आते हैं हम संसद के ऊपर। जो पार्लियामेंट है हमारी, तो उसको 368 की पावर होती है कानून बनाने की। तो ये हर 6-6 महीने पे होता है। आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ भी आती है कि शीतकाल सत्र हमारे चालू हो गए। तो शीतकाल में क्या होता है, सदन को राष्ट्रपति बुलाते हैं कि भैया आप आ जाओ, तो कुछ हमें चर्चा करनी है कानूनों के ऊपर, कुछ नए कानून बनाने हैं, कुछ हमें कानून के अंदर अमेंडमेंट करना है। तो कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी आ जाती है। जैसे मान लो राष्ट्रपति को लगता है कि कोई इमरजेंसी आ गई, युद्ध की स्थिति हो सकती है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल, नॉट टू कन्फर्म। जैसे होता क्या है कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कोई युद्ध की स्थिति हो गई या कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि उनको इमरजेंसी में कानून बनाना है और वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी पहले के कानूनों में, तो राष्ट्रपति उस समय क्या करेंगे, उन सदनों को ना बुलाकर उसी टाइम उसी का अध्यादेश जारी कर देंगे। जैसे मान लो सपोज करो उनको लगा कि इमरजेंसी में कोई उनको एक्शन लेना है, तो उसका कानून है नहीं कोई, तो वो क्या करेंगे, उसी टाइम एक ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे उसके लिए कि भाई एक काम कीजिए, अभी फ़िलहाल के लिए ये कानून है। तो और सबसे बड़ी बात, जो अध्यादेश जारी किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसकी जो पावर होती है और जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसके बराबर पावर होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब पावर में ऐसा नहीं होता कि भाई जो अध्यादेश बना दिया तो उस कानून की कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू बराबर होती है। तो उस समय वो कानून जारी कर दिया जाता है और उस समय जो स्थिति होती है उस स्थिति से निपट लिया जाता है। अब होता क्या है कि जब सत्र आता है 6 महीने बाद, तो उस 6 महीने बाद उस सत्र में उस कानून को रखा जाता है और जितने भी सांसद होते हैं हमारे, तो सभी सांसदों से पूछा जाता है कि भाई हमने एक अध्यादेश जारी किया था इमरजेंसी में, तो उस अध्यादेश के तहत हमने ये कानून बनाया था और काम हो चुका है, भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। इट मे बी पॉसिबल इफ़ यू अलाउ, तो सो मे बी अप्लाई। तो इस तरीके का कुछ होता है। वो उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें एक्सेप्ट है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कानून बना दिया जाता है ना, जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, तो उसकी जो वैलिडेशन होती है ना, जिसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक वैधता होती है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड 6 सप्ताह का होता है, मतलब 42 दिन का होता है लगभग। तो 42 दिन हम कैसे काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं कि जैसे 6-6 महीने, मतलब एक साल होती है, साल के अंदर 6-6 महीने का टाइम होता है। अब 6 महीने का जो टाइम होता है, तो 6 महीने में जैसे मान लो सपोज करो सत्र नहीं है, राष्ट्रपति को ज़रूरत पड़ गई कि भाई अब कानून बनाना चाहिए, उन्होंने कानून बना दिया। अब उस कानून को बनाने के बाद अब 6 महीने बाद जब टाइम आता है सत्र को बुलाने का, तो उस 6 महीने में लगभग 6 सप्ताह मीन्स 42 दिन और जोड़ दिए जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि वो सत्र में रखा जाता है प्रस्ताव। अगर जितने भी सांसद होते हैं हमारे, अब उन सांसदों को अगर मन में है तो उसको वो हाँ बोलेंगे। अगर उन्होंने हाँ नहीं बोला, एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक 6 सप्ताह बाद अपने आप निरस्त हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, और दूसरा राष्ट्रपति इसको वापस भी ले सकता है अगर उसको लगता है कि भाई इसका जो अध्यादेश जारी किया गया था राष्ट्रपति जी का, अब वो थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सभी को मालूम होगा एक निर्भया केस था, बड़ा ही एक हाइनेस केस था। तो हमारे देश के अंदर आपको पता होगा कि डेथ इम्प्रिजनमेंट मीन्स मृत्यु दंड बैन किया हुआ है। तो उस समय क्या था, वो केस भी बड़ा हाइनेस था और बड़ा हाइप पे था, मतलब मीडिया में बड़ा हाइप पे था वो केस। तो 5 लोग थे, तो राष्ट्रपति जी के पास भी फाइल गई हुई थी कि भाई इनका जो मृत्यु दंड है आप इनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने उस केस की गंभीरता देखते हुए, देश का माहौल देखते हुए, लोगों के जो इमोशंस देखते हुए,
उस चीज़ को उन्होंने डिनाई कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि हम इनका जो डेथ इम्प्रिजनमेंट है, मृत्युदंड, उसको हम क्षमा नहीं करेंगे, यानी माफ़ नहीं करेंगे। तो वो उस समय क्या था, एक अध्यादेश जारी किया गया था कि भाई मृत्युदंड जो आपने बंद कर रखा है तो उसको आप दोबारा से उसका एक अध्यादेश जारी कर दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट का टाइम नहीं था, पार्लियामेंट 6 महीने पड़े थे। तो उसी को हम अध्यादेश कहते हैं, इमरजेंसी में। अच्छा, मैं अभी से डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले कि वो जब सत्र बुला लिया जाता है तो उसके 6 सप्ताह बाद या 42 दिन बाद, अगर यदि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस अध्यादेश जो कानून बनाया था, टेम्परेरी बोलते हैं उसको, तो उसको जो जितने भी जो सांसद होते हैं संसद के अंदर, उनके सबके सामने रखा जाता है कि भाई हमने एक अध्यादेश बनाया था बीच में, और मुझे ये अध्यादेश पास करना मीन्स उसको एक कानून बनाना है, तो आप इसको एक्सेप्टेंस दे दीजिए। तो सांसद क्या होता है कि सांसदों को लगता है कि चलो जी हमारा कुछ मतलब का है, या हमें कुछ लगता है कि इससे कुछ लाभ है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब दिखता है कि भाई कोई नुकसान है या कुछ है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, ना तो हाँ बोलते ना बोलते वो, तो वो ऑटोमेटिक 6 सप्ताह बाद वो ख़त्म हो जाता है अध्यादेश। तो जो राष्ट्रपति को जो पावर होती है अध्यादेश जारी करने की, ध्यान रखिएगा 123 बड़ा सिंपल है, 123 जो एक आर्टिकल है वो इसकी पावर है राष्ट्रपति जी की। तो वो पूरे देश में अगर इमरजेंसी भी लगाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो वो उनकी पावर है अपनी, वो कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और जो शक्ति मिली हुई है संविधान से, वो 123 अनुच्छेद की मिली हुई है उनको। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं हमारा राज्यपाल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की भी जो पावर होती है राष्ट्रपति से कम नहीं होती, मतलब वो बराबर पावर होती है। फ़र्क केवल इतना होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के पहले नागरिक माने जाते हैं, और जो कि राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल एक राज्य के मालिक होते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, आप ये नहीं सोचिएगा कि मुख्यमंत्री एक सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो मुख्यमंत्री से बड़ी शक्ति होती है। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और सेम वही प्रोसीजर होता है जो राष्ट्रपति जी के अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस में होता है। और इसमें भी वही होता है, जब सत्र बुलाए जाते हैं तो उसमें भी 6 सप्ताह का टाइम होता है, मीन्स 42 दिन का। 42 दिन बाद वो जो राज्यपाल होते हैं तो उस चीज़ को उनके सामने रखा जाता है, जितने भी विधायक होते हैं तो उनके सामने रखा जाता है कि भाई हमने एक ऑर्डिनेंस पास किया था इमरजेंसी में, तो हम उसको सोच रहे हैं कि भाई इसको कानून बना दें। तो आप लोग क्या इसको एक्सेप्टेंस देते हो? अब लगता है कि उनको कि भाई हमारे मतलब का है, तो वो हाँ बोल देते हैं। अगर हाँ ना कुछ नहीं बोला तो ऑटोमेटिक वो डिजॉल्व हो जाता है, मीन्स मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता, वो केवल एक अध्यादेश ही बन के रह जाता है कि वो अध्यादेश किया था, और वो कानून नहीं बनता। फिर इसमें जो राज्यपाल को जो ताकत होती है, मतलब उसको पावर होती है, वो 213 की होती है, ध्यान रखिएगा। वो जो पावर होती है वो अध्यादेश जारी करने की पावर होती है, और राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ मिली होती हैं, तो वो आर्टिकल 154, 153, 155 ये राज्यपाल की पावर होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल राज्य की बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति देश की बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये दोनों आपस में कोरलिंक होते हैं। कोरलिंक में क्या होता है कि एक दूसरे से संबंधित। अब जब राज्य को संभालने की जिम्मेदारी जब राज्यपाल के पास होती है, जैसे मान लो आपने अब सुना होगा आज के टाइम में बंगाल, तो बंगाल के अंदर क्या स्थिति सही नहीं है, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा तो कोलैप्स रहते हैं उनके आपस में। तो उनको लगता है कि जो ममता बनर्जी या जो भी है, तो वो राज्य को सही से नहीं संभाल पा रही, या फिर उनको लगता है कि भाई जो फला जो मिनिस्टर है, मतलब सीएम है, वो राज्य को संभालने में विफल है, और ये स्थिति आगे जाके भयानक हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर सकती है। तो उस समय क्या है कि जो
मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल को लिखित में देता है, या फिर मुख्यमंत्री की मंशा गलत होती है तो उस समय फिर राज्यपाल को जब उसकी सूचना मिलती है तो राज्यपाल उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट वो क्या बनाता है, खुद देखता है, हर चीज़ों को अवलोकन करता है, मतलब इवेलुएट करता है हर चीज़ों को। फिर उसकी जानकारी सीधा राष्ट्रपति को दी जाती है कि भाई ऐसे से मेरे राज्य में स्थिति हो गई है और मुख्यमंत्री विफल हो चुके हैं और वो उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो इन चीज़ों को संभाल सके या राज्य को संभाल सके। तो कृपया करके राज्य के अंदर आप मार्शल लॉ लगा दीजिए, मीन्स यहाँ धारा 144 लगा दीजिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो उसमें क्या होती है, पावर जो दे दी जाती है फिर डीएम के पास पावर होती है उसमें, फिर तो डीएम करेगा या फिर राज्यपाल। फिर वहाँ जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ ख़त्म कर दी जाती है, तो मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मुख्यमंत्री बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो ये एक अध्यादेश होता है और ये आपस में लिंक होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को एक ऑर्डिनेंस के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिली होगी मेरे द्वारा, और मैंने एक पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को बड़ा ही इजी तरीके से, जैसा कि मेरे चैनल का मोटो है कि लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, आपका एक ऐसा दोस्त कि जो लॉ की छोटी छोटी बारीकियों को आपसे डिस्कस कर सके और आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझा सके। और मेरा ये जो चैनल बनाने का जो मकसद है, मीन्स मेरा एक मोटो है, तो मोटो क्या है मेरा कि आप लोगों को कानून की छोटी छोटी जानकारियाँ देना, ताकि आपको लॉ के बारे में पूरी नॉलेज हो, तो कोई आपको परेशान ना कर सके, कोई आपका शोषण ना कर सके, कोई आप पर डोमिनेट ना हो सके। तो यही मेरे इस चैनल का एक मोटो है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और अच्छे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं तो उसके ऊपर मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको नॉलेज दूँ। आई होप आप सभी ने जो मेरा ये आज का ये जो टॉपिक है उसको बड़ा लाइक किया होगा आपने और बड़ा एंजॉय किया होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और साथ में सबसे पहले मैं दिल से अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं आपके लिए ट्रेंडिंग वीडियोस बनाऊं, ऐसे टॉपिक्स पे बनाऊं जो एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हों, जो एक आम आदमी के काम का मुद्दा हो। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा ये जो चैनल है, ये जो चैनल हर व्यूअर्स के यूट्यूब में होना चाहिए, मतलब उनके एक मोबाइल में होना चाहिए, वो एक तरह से उनको गाइड कर सके, उनको एक लीगल हेल्प कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई होप आप सभी को आज की जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज भी मिली होगी इस जानकारी की, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही अच्छे और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। मेरा जो ये चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाऊं। ट्रेंडिंग इन द सेंस जो कि चलन में है, जिसमें लोग परेशान हैं, दिक्कत है लोगों को और वो लोगों की मेन समस्या है। तो जो मेरा ये चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, जैसा भी आप जानते ही हो, उसका मोटो ही यही है कि लॉ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से समझाना और आपको लीगल हेल्प करना। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।